जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। लेखपाल की मैराथन सीरीज फिर से रिस्टार्ट कर दी गई है। कोशिश ये रहेगी कि आपको डेली मैराथन कराया जाए। अगर किसी कारणवश मैराथन किसी दिन डिले हो गया तो हर दूसरे दिन तो पक्का मैराथन आपका कराया जाएगा। अब ये डेली एग्जाम तक चलेगा। जितने मैराथन हो सकते हैं 50, 60, 70 होंगे। क्वेश्चन आपको मॉडरेट टू हार्ड ही मिलेगा। आज के पेपर में कोशिश किया गया थोड़ा तेज कराने के लिए। क्वेश्चन 1 से 2 लाइनर है। थोड़ा और जैसे भी आप पढ़ते पढ़ते प्रो होंगे, डीप आएंगे, पेपर आपको और टफ कराया जाएगा। पेपर शुरू करने से पहले थोड़ा पेपर के बारे में जान लेते हैं हम लोग हैं। देखिए पेपर क्या है ना कि एक आपका क्या है, 100 क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे के लिए रहेगा। और आपका सबको पता है निगेटिव मार्किंग 1/4 का रहता है, जो कि बहुत समस्या देता है बाद में। इतना तो आपको पता ही है। चलिए पेपर शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ बने रहिए। आप लोग को इतना मैराथन कराया जाएगा, इतना मैराथन कराया जाएगा कि आपका मन खुश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो देखो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। बिल्कुल वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये बिल्कुल नहीं आता है NSO। ठीक है, दूसरा कह रहा है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ये इसी के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये GDP का अनुमान करना, जनगणना में सहायता करना, मतलब जो डाटा वाला रिलेटेड गवर्नमेंट का काम है यह करता है। योजना आयोग का कोई मतलब ही नहीं है। आप सबको पता है 2014 में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था, उसकी जगह पे नीति आयोग बना दिया गया था। नीति आयोग में भी यह नहीं होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है? ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, आप सबको पता यह बात है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आंसर। अनुच्छेद 108 बहुत सही कह रहा है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ही बुलाता है। तो अगले अनुच्छेद को देख लेते हैं। अनुच्छेद 112 में क्या कहता है? जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उससे संबंधित है। तीसरा क्या है? अनुच्छेद 123, यह क्या कहता है? अनुच्छेद 123 यह क्या कहता है? राष्ट्रपति अध्यादेश की जो शक्ति होती है इसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 143 तो फिर यह क्या कहता है? यह राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श की शक्ति होती है इसके बारे में डिस्कस करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एकदम देखिए इसी तरह गोली की तरह दम उड़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि आप सबको पता है टाइम बहुत कम है, 2 महीने का समय है। अब बहुत कुछ पढ़ना है। अभी स्टार्टिंग में मैराथन कराया जा रहा है, फिर दिन में एक क्लासेस आपके जैसे ग्रामीण परिवेश हो गया, हिंदी हो गया, उस पर अलग से कंप्लीट मैराथन कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो डेली टेस्ट सीरीज कराया जाता है। UPT पॉलिसी 360 ये टेलीग्राम चैनल है, वहाँ शाम को अभी आपको टेस्ट कराया जाता है। आप सब लोग ज्वाइन करिए, लाइव टेस्ट ही बहुत जल्दी वहाँ पर कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित स्थानों पर कथनों विचार करिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कोलोजियम विधि। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में थी। सर्वोच्च न्यायालय की दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कोलोजियम प्रणाली द्वारा की जाती है। तो यह क्या है? दोनों ऑप्शन सही है, एक सही है, या दोनों नहीं सही है? क्या है देखिए समझिए। 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। पहले यह बात जानो, समझे। दूसरी बात क्या करा, मुख्य न्यायाधीश जो है 1993 में जो रूल बनाया गया था कोलेजियम विधि, उसी के द्वारा नियुक्त की जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, 1950 में 28 जनवरी 1950 में, दिन याद रखना, 28 जनवरी 1950 में, 28 जनवरी, ठीक है, 28 जनवरी 1950 में जो आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसमें जो न्यायाधीश होते हैं वो कोलेजियम विधि कौन सा है? 1993 वाला जो था, उसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, मैं पूरे ऑप्शन को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, यानी आप 100 क्वेश्चन करोगे 400 क्वेश्चन के बराबर पढ़ के जाओगे, बस समझ लो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, इतना जरूर साथ दो। ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछ रहा है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो देखो दूध क्रांति संबंधित था। ऑप्शन 20 का हो जाएगा। यह शुरू कब हुआ था? 1970 में शुरू हुआ था, यह भी याद रखना। अच्छा, इसको किसने शुरू किया था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने शुरू किया था, यह भी याद रखना। बहुत स्पीड से कराएंगे, आप इसकी ना स्किप करिए और नहीं 1.5 और 1.2 पर देखिए। मैं बहुत स्पीड से खुद ही करा रहा हूँ। मुझे खुद ही है कि 1 घंटा में एक मैराथन खत्म हो जाना चाहिए, मेरा यही है। मुझे वो टाइम नहीं चाहिए कि 2 घंटा कराऊँ, बहुत ज़्यादा व्यूज जाए, फालतू वाला काम नहीं। तो क्या होता? सर्वोच्च न्यायालय, ऑपरेशन फ्लड के बारे में क्या था कि श्वेत क्रांति तो जो था वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब द्वारा 1970 में शुरू किया गया था। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण ये बिल्कुल गलत है। खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिल्कुल गलत है। खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति शुरू किया गया था हम लोगों ने, और मत्स्य के लिए जो था वो नीली क्रांति शुरू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला मिलान करना है। क्या कह रहा है? क्रांति एक तरफ लिखा है, क्रांति में क्या लिखा है देखो, ए में हरित क्रांति है, हरित क्रांति
श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और पीली क्रांति। ऑप्शन मैच कराना है। एक बार फिर से देख लो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, ये जूम कर दिया हूँ, मिला कर लो। इसमें लिखा कैसे मैं समझाता हूँ। जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है वह क्रांति से क्या प्रभावित हुआ था वह लिखा है। जो ABCD लिखा है वो क्रांति के नाम लिखा है, इनका मैच कराना है। चलो मैं जल्दी मैच कराता हूँ, जिनको अगर मैच अपने से करना हो वो वीडियो रोक के देख लेंगे। देखो पहला मैं खुद बताता जाता हूँ। पहला क्या है, हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे था, खाद्यान्न से था। दूसरा था बी में क्या है, श्वेत क्रांति, वो दूध से है। सी में क्या है, नीली क्रांति, वो मछली से है। और डी में पीली क्रांति, वो तिलहन से है। मैच करा लो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो। भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य जो है वह है आपका उड़ीसा। कौन है, उड़ीसा। ठीक है, देखो जो देश का लगभग ना समझो 25% कोयला उत्पादन करता है, ये भी याद रखना। झारखंड की बात करें, झारखंड के नाम बहुत आपने सुना होगा, तो झारखंड जो है देखो दूसरे नंबर पे है। झारखंड जो है सेकंड पर है। और इसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे है। मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में कोई मतलब रोल नहीं है इसका, तो मतलब इसको माइंड ही मत करना। पहले कौन है, उड़ीसा, याद रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि G20 की अध्यक्षता भारत ने 2023-24 में की थी। G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ये दोनों में से कथनों के बारे में बताओ। देखो बिल्कुल सही बात है। भारत जो है देखो दिसंबर 2023-24 में 2023 में G20 की अध्यक्षता की थी। और G20 का जो सम्मेलन था वो सितंबर में दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा। अरे यार सॉरी मैं आगे पीछे बोल दिया, मैं जल्दी पढ़ाने चक्कर में नहीं होता देखो, इसीलिए आदमी फास्ट नहीं पढ़ाता है। देखो समझो फिर से। तो क्या कह रहा है, पहला G20 की अध्यक्षता भारत ने 23-24 में की थी। दूसरा ऑप्शन क्या करा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 1, केवल 2, 1 और 2। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों। क्या था, देखो भारत जो है दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक, समझे, दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक G20 जो G20 है उसकी अध्यक्षता की थी। और G20 शिखर सम्मेलन का जो सम्मेलन दिल्ली में हुआ था वो सितंबर 2023 में आयोजित हुआ था। समझ गए आप। चलो आगे देखते हैं। अभी कथन क्या कर रहा है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दूसरा कह रहा है 2024 के आम चुनाव में लगभग 96 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया था। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन देखो एक बार ध्यान रखना कि जो ऑप्शंस पूछे जाते हैं जब कारण कथन वाला ना, तो थोड़ा रुक के समझ लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं मिसमैच हो रहा है। पढ़ाने के तो आदमी सही पढ़ा रहा है लेकिन उसका आगे आप पीछे बोल दे। देखो पहला समझो कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि 2024 के आम चुनाव में 96 करोड़ मतदाता थे, जबकि रियलिटी कितना थे, वह थे 96.8 करोड़ मतदाता, यानी 80 लाख कम बोला है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। देखो क्या है कि अमूमन डाटा आसपास ही है तो हम लोग उसको ले लेंगे, नहीं तो आप चाहो तो अगर एग्जैक्ट डाटा याद करना है तो एग्जैक्ट याद रखना 96.8 इतने करोड़ मतदाताओं ने 2024 में वोट किया था। मैं आपको सही बता रहा हूँ डाटा। 9वां क्वेश्चन, भारत किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसका क्वेश्चन क्या है कि पहला ऑप्शन क्या है, 61वां संविधान संशोधन 1988। देखो ये सही है, पहला आंसर सही मिल गया आपको, पहला ही आंसर आपका सही मिल गया। 52वां संविधान संशोधन में फिर क्या हुआ था ये भी याद रखो। इसमें देखो दल बदल कानून है। 42वां में क्या है, इसमें देखो मिनी संविधान कहा जाता है, संविधान के मतलब संविधान जो DSDP है इसी में पढ़ाया गया है। 73वां में फिर क्या कहता है, ये पंचायती राज से है। समझ गए, एक एक को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, लिख लेना। 61वां में क्या है, 61वां में था कि आपका जो उम्र था वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर किया गया था। आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन क्या कहता है, 52वां कहता है दल बदल जो कानून था उसके बारे में बताया गया था। 42वां क्या है, यह मिनी संविधान कहते हैं। 73वां क्या है, 73वां में था पंचायती राज समिति। ओके, आंसर ये होगा। वह कौन सा वर्ष था जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया था। बहुत अच्छी बात है। तो देखो इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई वाली आई थी वो 2020 में लागू हुई थी। 2020 में, अगर डेट भी याद रखना हो तो 29 जुलाई 2020 में लागू हुआ था। ठीक है, और अगला क्या है, इसमें देखिए बाकी एक्सप्लेन करने का मतलब है नहीं।
चलो 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर एनएसओ के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार कितनी रही है। ठीक है, तो वह रही थी 6.4, 6.4 रही थी। ठीक है, और आगे क्या है, 7.2 जो लिखा है देखो, 7.2 वह 23-24 का था, याद रखना। 7.2 का भी कहीं जिक्र करता है, वो 2023 और 24 का था। ठीक है, और 8.2 वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो 23-24 का जो संशोधित था। एक होता है वास्तविक दर होता है और एक होता है संशोधित दर। तो यह वास्तविक वाला, यह आपका संशोधित वाला था। सबको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर 604 था, याद रखिएगा। 12वां में निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार समझाइए। कालक्रम को ना समझते हो कि मतलब कि या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करो या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। चलो समझते हैं, धीरे एक एक लाइन समझते हैं। पहले ये समझो कि सबसे पहले कौन आया था कौन नहीं आया था। तो मैं तुमको सबका पहले डेटा बताता हूँ। इसमें क्या लिखा है, साइमन कमीशन, वो देखो 1927 में आया था। जलियांवाला सबको पता है 1919 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो था वो 1931 में हुआ था। और पूर्ण स्वराज की जो मांग हुई थी वो हुआ था 1929 में, नेहरू जी के समय का। मतलब नेहरू जी लाहौर अधिवेशन को उसको पढ़ोगे तुम लोग। तो अब इसको बैठाओ अपने एक उम्र से, देखो। तो सबसे पहले कौन हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, यानी ऑप्शन 2 पहले होगा। तो इसमें कौन है, ए और सी। उसके बाद होगा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन मतलब 2 और 1, यानी आंसर क्या होगा, ए होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। फिर से मैं तुमको सब डेट बता दे रहा हूँ। जलियांवाला बाग 1919, साइमन 1927, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में हुई थी। गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुई थी। ठीक है, इस तरह पढ़ोगे तो सारे आंसर याद रहेंगे। चलो अगला कराता हूँ। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी व न्यायिक राजधानी क्रमशः कौन सी है। वर्तमान राजधानी और न्यायिक राजधानी कौन सी है। न्यायिक राजधानी मतलब जहाँ उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। सबको पता है हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, और वर्तमान राजधानी लखनऊ है। तो लखनऊ और कहाँ गया, प्रयागराज, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ गए मेरी बात। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि आगरा अभी कभी उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, एक बात ये भी याद रखना। तो यह थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना, नहीं कि कहीं पूछे पुराना राजधानी तो तुम नई राजधानी मार दो, ध्यान रखना। ओडीओपी के अंतर्गत वाराणसी में चिन्हित उत्पाद क्या है। ओडीओपी के अंतर्गत वाराणसी में चिन्हित उत्पाद क्या है। तो बनारसी साड़ी, सबको पता है बनारसी साड़ी, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन उसको बताता हूँ। जरी जरदोजी कहाँ का है, वो बरेली लखनऊ का है। जरी जरदोजी समझते हो ना, कपड़े की कढ़ाई वाला काम। अच्छा, कास्ट कला जो लिखा हुआ कहाँ का है, वह सहारनपुर का, लकड़ी पर जो कलाई कर डिजाइन करते हैं। और मिट्टी खिलौना सबको पता है, चिन्हट लखनऊ का है, यह ध्यान रखना। यही बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमी विकास अभियान किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था, तो देखो ये युवाओं को उद्यमिता के लिए यानी रोजगार के लिए प्रशिक्षण एवं सहायता के लिए किया गया था। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, किसान का ऋण प्रदान करना, कोई मतलब नहीं है। महिलाओं का स्वयं सहायता यानी एसएचजी वाला, ये भी नहीं है। और ग्रामीण सड़क में तो वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई जो चालू हुआ था वह चला था। महाकुंभ 2025 में कहाँ था, सबको पता है इलाहाबाद में था, सिंपल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में जिलों की राजधानी कहाँ कितनी है, 75। अरे सॉरी, उत्तर प्रदेश क्या पूछ रहा है, हाँ 75 है। हम सोचे कि वो सांसद की अरे सांसद वाला पूछ रहा है, सांसद में 80 होता है ये भैया, यह गलती मत कर देना। बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं। जो एमपी है यूपी में, एमपी वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका संख्या 80 है। उनका संख्या क्या है, 80 है। लेकिन अगर जिला की बात पूछे तो वह 75 है। अच्छा, यह जो एक और बताया है आपका कुंभ वाला, इसमें भी ध्यान रखना। अगर महाकुंभ की बात किया था तो वह तो था इलाहाबाद में, लेकिन वाराणसी में कुंभ नहीं लगता, यह तो ऐसे ही कट जाएगा। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगता है, यह भी याद रखना। और अयोध्या की बात करें तो वहाँ कुंभ नहीं लगता है, अयोध्या में राम जी का पूजा होता है। ठीक है, अच्छा उत्तर प्रदेश के जिले वालों में देख लो 2 आंसर, 75 और 80 वाला। 75 मतलब उत्तर प्रदेश कितने जिला है, 80 मतलब उत्तर प्रदेश कितने सांसद हैं। ठीक है, चलो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला 2011 में कौन था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला, ध्यान समझना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो वो कौन था, इलाहाबाद था। सबसे बड़ा में आता क्योंकि यहाँ पर 12 विधानसभा की सीटें हैं, तो समझ लो 12 विधायक बनते हैं, कितना बड़ा क्षेत्र होगा। अमूमन एक जिला में 4 से 6 बनते हैं, यहाँ 12 बनते हैं, एज्यूम कर लो कितना बड़ा ये क्षेत्र है। अच्छा, सबसे बड़ा ग्रामीण आबादी वाला भी जिला प्रयागराज है, यह भी याद रखना। इलाहाबाद प्रयागराज एक ही नाम है, मतलब अब तो नया नाम प्रयागराज कर दिया, पहले उसका नाम इलाहाबाद था। उम्मीद है तो सबको पता होगा। ठीक है, चलो हाँ,
लखनऊ के बाद तो लखनऊ राजधानी है, ये आपको सबको पता है। अगर आप पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, इलाहाबाद बता दिए हैं। और गाजियाबाद तो सबको पता है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए फेमस है, शिक्षा के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश संदर्भ में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान समझना, कौन सा कथन क्या पूछा है? गलत है, सही की बात नहीं कर रहा। उत्तर सर्वाधिक जनसंख्या सही है, लोकसभा की 80 सीट सही है, राज्यसभा की कितनी सीट है? ध्यान समझना, राज्यसभा की कितनी सीट है? सोचो सोचो। और यूपी में विधानसभा कितनी सीट है? सोचो क्या होगा आंसर। सोच लिए? देखो, यूपी में जो राज्यसभा की सीट है वो 31 है, ठीक है। कहीं कहीं ना लोग डाउट करके इसको 33 लगाता है, ये ध्यान रखना, ये 31 है। लेकिन जो विधानसभा की सीट है वो क्या है? वो 403 है। तो इसका आंसर कितना क्या हो जाएगा? 19 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, खटाखट एकदम स्पीड से पढ़ते रहते हैं, कोई देरी नहीं करना हम लोग को है, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबा नहीं ले जाना है। चलो अब आते हैं भारतीय इतिहास वाले सेक्शन में। देखो सेक्शन वाइज इसलिए करा रहे हैं ताकि आप लोग को याद करने में थोड़ा सुगमता होगी। जब थोड़ा अभी और 1 महीने बाद या 20 दिन बाद जब एकदम प्रो लेवल का पेपर कराया जाएगा ना, तो उसमें एकदम मतलब एग्जाम की फील आएगी आपको। अभी तो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपका एक वेकअप हो जाए, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा तो साथ दो कम से कम। मुख्यमंत्री क्या लिखा है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश में किसके लिए है, ठीक है। तो देखो यह जो है पहले ही समझो कि ये जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बेटियां हैं, उनके विवाह के लिए किया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। जैसे बीपीएल SC ST कोई मतलब नहीं है। मगध जनपद की राजधानी कौन थी? सबको पता है, मगध जनपद की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र मत मार देना मगध जनपद की प्रारंभिक राजधानी देखो राजगीर थी, ठीक है। बाद में चंद्रगुप्त ने उसको पाटलिपुत्र बदल दिया, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो इसका ऑप्शन होगा वो राजगीर होगा, क्योंकि इसमें जब अगर उसने चंद्रगुप्त का नाम नहीं लिया है तो पाटलिपुत्र नहीं लगाओगे। समझे क्या कंफ्यूजन है? सब बच्चे पाटलिपुत्र मार के आएंगे, देखो धक्का 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 धक्का। देखो पाटलिपुत्र बाद में बना, चंद्रगुप्त मौर्य ने सम्राट जब बना, मतलब जब वहाँ का राजा बना तो उसने मौर्य जो राजधानी मौर्य साम्राज्य की थी उसको पाटलिपुत्र में किया, लेकिन वो बाद में किया गया था, अभी यहाँ नहीं पूछा है। अच्छा वैशाली और पूछा जाए, वैशाली के बारे में क्या है? तो जो वैशाली वो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। किसकी थी? लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। अच्छा तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला किसका? गांधार, वो शकुनी मामा जानते हो ना महाभारत में, वह गांधार से थे। अच्छा गांधार कहाँ पड़ता है अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से? तो गांधार भी पड़ता है अफगानिस्तान में, ठीक है। अभी भी वहाँ जाओगे तो वहाँ कुछ अवशेष मिल जाएंगे तुमको। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, वो उसी जगह है। नालंदा का बिहार में, तक्षशिला वो वहीं पर है, ठीक है। अब ज़्यादा डिटेल में इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत डिटेल पढ़ा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम यह कि मुझे मैराथन कंप्लीट कराने हैं, ना कि मैराथन के चक्कर में 2 मैराथन करा देने हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920-21 के दौरान किस घटना में गांधी जी ने आंदोलन वापस लिए? आप सबको पता होगा असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने बिहार में जब चला रहे थे तो बिहार में एक चौरी चौरा कांड हुआ था। अच्छा चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये 1922 में हुआ था। उसमें हुआ क्या था? सॉरी मैं बिहार बोला। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था कि गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश जो गोरखपुर है वहाँ पुलिस चौकी को ही जला दिया गया था। इसमें जो वहाँ के सैनिक थे वो जल के मर गए थे, तो इससे गांधी जी थोड़ा विचलित हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? तो ये 1922 में लिया गया था। क्यों लिया गया था? चौरी चौरा कांड की वजह से। अच्छा बाकी क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता है, अप्रैल 1919 में हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, तो यह कब हुआ था? 1927-28 में हुआ था। अच्छा भगत सिंह गिरफ्तारी की बात करते हैं तो 1929 में हुआ था। आप कमेंट करके ये बताइएगा भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? दिन और तारीख, दिन और साल दोनों बताइएगा मुझे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक है? कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक है? तो देखो ब्रह्म समाज जो था वह एक तरह से मतलब कि समाज सुधारक का एक ग्रुप था कि समाज में जो कुरीतियां हैं उन्हें सुधारना है। तो इसके जो हेड थे, जो ब्रह्म समाज के हेड थे, वह राजा राम मोहन राय जी थे। अच्छा इसका सन पूछे, ये बताता हूँ तुम्हें, 1828 में था। ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी वो सती, जैसे सती जो उस समय होती थी, सती मतलब समझते हो कि अगर आपका पति मर गया, आपकी उम्र चाहे आप 15 साल की हो, 18 साल की हो, 25 साल की, लेकिन आपका पति मर गया तो आपको अपने पति के चिता पे जाकर जलना पड़ता था। ये बहुत बहुत बेकार प्रथा थी। मतलब कोई लड़की क्यों मरे, अगर कोई उसका पति मर गया मान लो तो ये एक सती प्रथा थी। तो सती प्रथा में राजा राम मोहन राय जी ने और एक अंग्रेज ने बहुत जम के विरोध किया था और उसे उस समाज सुधारक करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो 1828 में राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसमें सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा विवाह जैसे पुनर्विवाह करना, जो विधवा हो गई हैं उनका पुनर्विवाह करना, ऐसे सुधार करने के लिए वो किए थे, ठीक है।
अच्छा, स्वामी विवेकानंद का नाम है तो जान लो, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आया तो इनका भी जान लो कि ये विधवा विवाह के जो विधवा हो गई हैं उनका पुनर्विवाह करने के सपोर्ट में थे। दयानंद सरस्वती जी का नाम आया तो इनके बारे में थोड़ा जान लो। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। भाई बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए हैं। उम्मीद तो करता हूँ कि आप सब लोग जम के सब्सक्राइब करोगे और जम के शेयर करोगे। चलो आओ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कालक्रम के अनुसार मतलब साल के अनुसार फिर से बांटो। बक्सर, प्लासी, पानीपत और हल्दी घाटी। मैं देखो तीनों का सन बताता हूँ, उसके अनुसार तुम बांट लेना। देखो हल्दी घाटी जो था वो 1576 में हुआ था। राणा प्रताप के साथ महाराणा प्रताप जी लड़े हुए थे, उस तरफ से मान सिंह लड़े हुए थे, जो अंग्रेजों मान सिंह और उनकी सेना लड़ी हुई थी, जो मुगल अकबर के जो अकबर था उनकी सेना के साथ मिलकर लड़े हुए थे। यानी राजपूत राजपूत ही लड़े थे भाई। हल्दी घाटी युद्ध पढ़ोगे तो पता चलेगा, लोग कहता है कि राणा प्रताप और मुगल लड़े थे, लेकिन रियलिटी में जो मुगलों को सेना को हेड कर रहा था वह भी राजपूत ही था। तो हल्दी घाटी की तरफ से देखोगे तो राजपूत वर्सेज राजपूत ही था। ठीक है, राणा प्रताप जो थे वो राजपूत थे। अच्छा, प्लासी युद्ध क्या था, वो 1757 में लड़ा गया था। बक्सर क्या है, वो 1764 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी क्या है बता ही दिए हैं। अगला कौन बचा, पानीपत युद्ध क्या है, वो आपका 1761 में था। पानीपत युद्ध क्या था, 1761 में था। तो क्रम से बैठा लो। कौन बैठेगा, सी बैठेगा ना, 4-2-1-3। ठीक है, सी बैठेगा 4-2-1-3। चलो अगला देखते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, सबको पता है, किरण बेदी जी थी। आप सबको पता है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से नेता भी थी उस समय, अभी प्रेजेंट टाइम में है कि नहीं पता नहीं। वो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और नाम पड़ा है ना, उनके बारे में तुम्हें समझाता हूँ, शायद तुमने नहीं सुना होगा लेकिन याद रखना। कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो है ना, ये भारत की दूसरी महिला आईपीएस अधिकारी हैं। शायद आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा तो याद रखना। कंचन चौधरी जो है वो दूसरी हैं, और जो रजनी पांडे हैं ये इसके बाद आई थी, या शायद तीसरी या चौथी सी कुछ थी। तो कंचन चौधरी के बारे में याद करो, ये दूसरी महिला आईपीएस है। पहली तो सबको याद है ना, दूसरी पूछ देगा आप मूर्ख बन जाओगे। अच्छा, पहली कब बनी थी तो ये भी याद रखना, 1972 में। पहली कब बनी थी, 1972 में। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता में सुयोजित नगर, नालियों और अन्नागार का पाया गया था। ये बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही है, ए आर सही, दोनों आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता सबको पता है। और जल निकासी बढ़िया व्यवस्था था, वहाँ पर जो नालियाँ थी वो एकदम 90 डिग्री मुड़ी हुई थी। वहाँ पर एक स्नानागार भी मिला हुआ था हड़प्पा वाले में। वहाँ पर आपको पानी एक तरफ जाने एक तरफ पानी निकलने की व्यवस्था थी। अन्नगार मिला था, अन्नगार मतलब कि जो भी आपके खाद्यान्न हो रहे थे उनको स्टोरेज करने का व्यवस्था उन्होंने बनाया था। अच्छा, नाली वाले के बारे में बताऊँगा आपको। नाली जो था ना उनका, उसमें उन्होंने एक परत चढ़ा रखी थी, केमिकल की परत चढ़ा रखी थी, ताकि पानी सीपेज ना करे, पानी वो अच्छे से निकल जाए। मतलब समझ लो क्या लेवल की उनकी नॉलेज थी। आजकल के तो इंजीनियर्स अच्छे हैं, मानते हो ना। आजकल तो नाली बनाते आज है और कल चौकड हो जाती है। तो आजकल के इंजीनियर्स अच्छे थे वो लोग, बाकी वो बात की बात है। वो एक कहता है ना डायलॉग, एक कॉमेडियन रहता है, थोड़ा विवादित बात है भाई, देखो बात बात में लेना, कि बाबर चाहे कितना भी बुरा था लेकिन कंट्रैक्टर अच्छा था। कि बाबर ने जो बनाया था हम लोगों ने उसको चढ़ कर तोड़ा, और जो आज की सरकार बना रही है वो तुरंत चूने लग रहा है। तो बाबर जो था कॉन्ट्रैक्टर तो अच्छा था, चाहे जैसा भी रहा हो। तो जस्ट एक जोक है, जोक का पार्ट, इसको माइंडली मत करना, बस समझा रहा हूँ। चलो अगला देखो क्या हो रहा है। गुप्त वंश का कौन सा शासक कविराज के नाम से प्रसिद्ध था, गुप्त वंश का कौन सा शासक कविराज के नाम से प्रसिद्ध था। तो देखो ये समुद्रगुप्त था, वहाँ पर नाम भी है बी। इसका आंसर हो जाएगा 27 का, क्या हो जाएगा बी। 27 का क्या हो जाएगा बी। अच्छा, समुद्रगुप्त कविराज कहते थे, और क्या कहते थे, भारत के नेपोलियन। अच्छा, भारत के नेपोलियन क्यों कहते थे, क्योंकि वो महान योद्धा था। कहा जाता है वो 100 से ज़्यादा युद्ध लड़ा, कभी नहीं हारा था। मतलब वो साउथ से लेके हर जगह युद्ध किया बंदा, वो कभी हारा नहीं। बहुत बहुत दिमाग का था। उसमें हुरों का बहुत ज़्यादा परेशान था। हुरो वो एक तरह के मतलब कि आदिवासी थे, वो एकाएक हमला करते, बहुत नुकसान करते। तो इन्होंने उनको एकदम सफाया कर दिया था। फिर थोड़ा से कहा था कि अपने भाभी शादी कर ली है, ऐसा कुछ कहानी है, पढ़ लेना अपना। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, इसमें और अच्छा और ऑप्शन क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम जो, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जान लो। ये गुप्त वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो गुप्त वंश संस्थापक थे। समुद्रगुप्त बता दिए, कविराज के नाम से फेमस है। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बता दूं, इनको विक्रमादित्य कहा जाता था। विक्रमादित्य इन्हीं के दरबार में दरबारी कवि होते थे, ये बहुत प्रसिद्ध राजा थे, और काफ़ी इनके इनके समय को स्वर्ण युग कहा जाता है। कहा जाता है कि घर में सोना पड़ा है और गेट कोई नहीं लगा है, फिर भी घर में चोरी नहीं होती थी, ये इन्हीं का समय था। और कुमार गुप्त के बारे में बता दूं, नालंदा विश्वविद्यालय जो था इन्होंने ही इसका स्थापना कराया था। चलो आगे, अब आ जाओ आपके भारतीय के संविधान के बारे में।
73वें संविधान संशोधन 1952 के तहत पंचायती राज की स्थापना की गई, इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, तो देखो इसका आंसर होगा 11वीं अनुसूची में। किसमें होगा? 11वीं अनुसूची में। चलो थोड़ा समझा दूं डिटेल में इसके बारे में भी, जो नई भाई लोग जानते होंगे बताता हूँ। देखो पहले समझो कि 11वीं अनुसूची में जो है वो जोड़ी गई थी, उसमें पंचायत के 19 उस समय कार्यात्मक विषयों को जोड़ा गया था। अनुसूची मतलब अलग से जोड़ा जाता है जिसमें कार्य संबंध को बताया जाता है। तो जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उस अनुसूची में उन पंचायतों के 19 कार्यात्मक विषयों को बताया गया था। अच्छा 10वीं अनुसूची के बारे में क्या है? उसमें जो दल बदल कानून आया था उसमें जो दल बदल विरोधी कानून आया था उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, जो 10वीं आई थी। 11वीं बता दिए पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं भी क्या है? 12वीं जो थी वह 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका से संबंधित है। 9वीं में क्या है? 9वीं में भूमि सुधार कानून संबंधित है। सबको लिख लेना। मैं देखो भाई लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं इतना तेज पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ना फिर लिखना तो मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं पेन टैब यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी प्रेजेंट टाइम में वाइट बोर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, तो पेन टैब से ज़्यादा लिखने में हाथ दुखने लगते हैं। ऐसे भी इतना बड़ा PDF PPT बनवाना फिर उसको सेट करना बहुत काम हो जाता है भाई। ठीक है, चलो अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, 29 क्या कर रहा है? लोक अदालत किस अधिनियम के तहत स्थापित की जाती है। ठीक है, तो देखो लोक अदालत जो है उसका जो प्रावधान है वो विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, उसका जो प्रावधान है वो विधिक सहायक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत किया गया है। ठीक है, पहला हो जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि CPC जो होता है वह नागरिक वाद विवाद से संबंधित है, आप सबको पता है। अच्छा जो अगला है दंड प्रक्रिया संहिता CRPC जो है वह दंडिक है, मतलब कि उसमें जो दंड आपको देना है कानून के हिसाब से उसके बारे में बताया गया है। मध्यस्थता ऐसा कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, ठीक है, जो ऑडिट करती है गवर्नमेंट को, की नियुक्ति कौन करता है? अब बताओ इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति वही करता है जिसकी ऑडिट करनी होती है। तो अनुच्छेद 148 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 के अनुसार कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वह कैग के जो हेड है उनकी नियुक्ति करता है, और किसमें? 148 में, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री नहीं करता है, पहले याद रखो। अगला क्या है? वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ये तीनों नहीं करते हैं, राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर 30 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो 31 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल है? ठीक है, तो ये आपका जो पूछ रहा है ये आपका मौलिक अधिकार के बारे में पूछ रहा है। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो था उसने बहुत सारे निर्णय दिया था स्वच्छ पर्यावरण के लिए। ठीक है, तो स्वच्छ पर्यावरण का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। जीवन का अधिकार, जैसे अभी कुछ दिन हुआ था ना दिल्ली में जो पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो उसके बारे में कहा गया था कि हम लोग का एक मौलिक राइट्स है कि हम लोग को स्वच्छ हवा पानी मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जीवन का अधिकार है। तो जो उस पर डिबेट हुआ था ना वो इसी पे हुआ था। तो वह जो किस में आता है, वह आर्टिकल 21 में आता है कि जैसे पर्यावरण में अगर बहुत ज़्यादा समस्या है, हम स्वच्छ हवा पानी नहीं ले पा रहे हैं, तो हम कोर्ट में इसके खिलाफ केस कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? अच्छा ठीक है, अगला भी बताता हूँ। जैसे मताधिकार के बारे में पूछ रहा है, तो मताधिकार किस में होता है? आर्टिकल 326। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। अच्छा संपत्ति का अधिकार भी है जो वो आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार आता है। सूचना अधिकार सबको पता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल कह रहा हूँ, ये कब आया था? ये 2005 में आया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन या जो यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट यानी जो कांग्रेस गवर्नमेंट लीड करती थी, 2004 के गवर्नमेंट कांग्रेस की आई थी ना 2004 के बाद, तो इसी यूपीए गवर्नमेंट ने ही मनरेगा और आरटीआई लाया था। अच्छा ठीक है, ग्राम सभा के संदर्भ में क्या शब्द है? ग्राम पंचायत के मतदाता सूची पंजीकृत सभी व्यक्तियों से मिलकर बनती है। ग्राम सभा वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, ये दोनों क्योंकि सही है। ओके, इसको कुछ समझाना नहीं है, आगे समझाते हैं। हाँ 42 में समझाना पड़ेगा आपको। 33 में, क्वेश्चन नंबर 33, राज्य वित्त आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया? राज्य वित्त आयोग का गठन, तो ये आ गया है 73वां। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी।
जो 73वां संविधान संशोधन था, अनुच्छेद 243 आई, ये भी याद रखना, अनुच्छेद बताता हूँ, 243 आई के तहत 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो अगर यह पूछे कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस संविधान संशोधन में किया गया था, तो 73वां। ओके, अच्छा 42वां का आप सबको बता दिए हैं, आपातकाल के दौर में संशोधन किया गया था, और इसे 42वां संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। आर्टिकल मत सोच लेना, आर्टिकल 42 और 42वां संशोधन दोनों में अंतर होता है, सुनने में डिफरेंस हो जाए, लेकिन देख के पढ़ो, ठीक है। और 44वां संविधान संशोधन में क्या था, संपत्ति का अधिकार संबंधित था। और यहाँ क्या पूछा, 73वां में क्या था, 73वां में आपका राज्य वित्त आयोग का था। 86 में क्या आया था, 86 में शिक्षा का अधिकार आया था, ठीक है, ध्यान रखना, सब बता दे रहा हूँ भाई ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। पीएम किसान में 6,000 पर साल दिया जाता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है, 2-2 हज़ार करके 3 बार दिया जाता है। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने फसल कौन सी है, देखो इसमें थोड़ा डाउट है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बोई जाती है आपकी धान, कोया बोती है धान, लेकिन क्या है कि कहीं कहीं कभी कभी गेहूं का भी रिकॉर्ड था, तो इसीलिए थोड़ा लोग कंफ्यूज करता है। ऐसे अभी प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसमें धान क्या है आपका फर्स्ट है, और सेकेंड पे गेहूं है, आप सबको पता है। हाँ, नाबार्ड की स्थापना किस समिति से की गई थी, बहुत ही अच्छा है, यह किया गया था शिवरामन समिति के द्वारा। कौन, शिवरामन समिति के द्वारा किया, कब किया गया था, 1982, ध्यान रखना। नाबार्ड जो एग्रीकल्चर रिलेटेड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहलाता है, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत फेमस बैंक है जो मेन फाइनेंसिंग का काम करता है, तो वो 1982 में था, ठीक है। नरसिम्हन कुछ लोग लगाए होंगे, तो उनको बता दूं कि यह बैंकिंग सुधार संबंधित है, ना कि नाबार्ड से। नाबार्ड संबंधी जो था वह था आपका शिवरामन समिति, नरसिम्हन समिति जो है वो बैंकिंग सुधार से है। रंगराजन समिति और पूछोगे, रंगराजन समिति इसमें है ना, तो वह जो था मुद्रास्फीति से था। देखो इस 36 का तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 36 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। लेकिन जो रंगराजन समिति इसमें लिखा हुआ है वह भी बैंकिंग से, लेकिन वो मुद्रास्फीति का लक्ष्यीकरण करने संबंधित था। और तेंदुलकर समिति जो है वो गरीबी रेखा से संबंधित था, जो भारत में गरीबी रेखा है उस पर एक डाटा बनाया गया था। सब क्लियर हो गया, आगे देखो 37 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कृषि सखी कार्यक्रम संबंधित है। उत्तर प्रदेश में कृषि सखी कार्यक्रम संबंधित है, महिला किसानों को कृषि प्रशिक्षण देना, देखो पहला ही सही है, ठीक है। कृषि सखी मतलब क्या था कि जो महिला हैं जैसे उनको ड्रोन के बारे में सिखाना, उन्हें बायो कंपोस्ट के बारे में सिखाना, ये सब सिखाना। तो जो कृषि सखी कार्यक्रम था उसमें ग्रामीण महिलाओं को कृषि तकनीक, जैविक खेती, उन्नत कृषि, ये सब के बारे में जो था ट्रेंड करने के बारे में था, ठीक है। रीढ़ से कोई मतलब नहीं है, रीढ़ का मतलब केसीसी से होता है, यंत्र या फसल या ऐसा मतलब नहीं है। 38 की बात करते हैं, एमएसएमई को नई परिभाषा के अनुसार लघु उद्यम में कारोबार की अधिकतम सीमा क्या है। एमएसएमई जो है, एमएसएमई में जो छोटे छोटे रोजगार होते हैं, जैसे पवन चक्की लगा देना, गांव में चक्की लगा देना, कोई छोटा सा मशीन लगा देना, आटा पीसने वाली चक्की लगा देना, ये सब जो भी चक्कियाँ आगे लगाना है ना, ये सब एमएसएमई में आता है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है कि लघु उद्यम में कारोबार की अधिकतम सीमा क्या थी। तो देखो 2020 के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो निवेश था वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक था, ठीक है। और वार्षिक कारोबार आपका 5 करोड़ से 50 करोड़ तक होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 करोड़ तक है तो वो सूक्ष्म उद्यम में ही आएगा, 10 करोड़ तक आप उसमें निवेश कर सकते हो। लेकिन मध्यम की बात करते हैं तो वो आपका 250 करोड़ होता है, और 250 करोड़ से अगर ऊपर होगा तो वो बड़े रोजगार में आता है। फिर समझाता हूँ तुमको, नहीं समझ में आ रहा है। देखो अगर मान के चलो कि कोई रोजगार है जिसमें निवेश जो उसमें तुम अमाउंट डाल रहे, इसका आंसर देखो सी होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो फिर समझो, कोई और एमएसएमई में पूछे तो मान के चलो तुम्हारा जो निवेश है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है वार्षिक, और 1 करोड़ से 10 करोड़ तुमने पैसा डाला, जैसे मान लो बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म खोल दिया और उसमें तुमने निवेश मान के चलो 2 करोड़ रुपया कर दिया, 2 करोड़ पैसा डाल दिया। और जो तुम कारोबार कर रहे हो, मतलब जो अंडे बेच रहे हो, जो तुम मुर्गा बेच रहे हो, वो तुम 5 से 8 करोड़ 10 करोड़ का कर रहे हो, मतलब 50 करोड़ के अगर अंडर तक तुम काम कर रहे हो तो तुम एमएसएमई में आओगे, लघु रोजगार में आओगे। मध्यम रोजगार में क्या होता है कि तुम्हारा 250 करोड़ तक होगा, और 250 करोड़ से ऊपर जाओगे तब तुम्हारा होगा बड़ा रोजगार। सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में बताता हूँ। पहले याद रखो कि यह लागू कब हुआ था, 2015 में। कब आया था, 2015 में आया था। अच्छा, सॉयल हेल्थ कार्ड का काम क्या था
कि वह भूमि में उर्वरता की जांच करना और पोषक तत्वों की जानकारी देना। ये तुम्हारे जो गांव के एजीटीए थे ये सब करते थे, अभी भी करते हैं। जाओ उनसे संपर्क करो, अपने खेत की मिट्टी जांच करो, पता करो तुम्हारे खेत की उर्वरता शक्ति कैसी है। फ्री होता है, गवर्नमेंट इसके लिए उनको पैसा देती है कि आप फ्री में जाकर करो। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? CACP करता है, सबको पता है। CACP जो है कमीशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये सिफारिश करता है, ठीक है। नाबार्ड का काम क्या है? वह लोन संबंधित काम करता है। नीति आयोग का काम क्या है? MSP से मतलब नहीं, नीति आयोग जानते ही हो, पूरे देश का सेटअप बनाना होता है। वित्त आयोग का मतलब जानते ही हो, पैसा सेटअप बनाता है। चलो आओ, उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबको पता है, गंगा है, बाकी भी देख लो। अच्छा ठीक है, गंगा सबसे लंबी नदी है। इसकी दूरी अब पूछे कितना तय करता है, तो लगभग 1000 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश में तय करती है, और 25 किलोमीटर इसका पूरा टोटल लेंथ है। दूसरा पूछे यमुना, ठीक है। यमुना जो है ये उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश समझते हो? जैसे मान के चलो कि ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये तुम्हारा वेस्ट है, ईस्ट है, ये साउथ है, तो उत्तर ये हो गया उत्तर, या पश्चिम। तो ये इस तरफ से लेके ऐसे आती है, बहती है, ठीक है, इस तरफ से आती है और ऐसे बहती है, समझे मेरा? ऐसे बहती है, ये आके यही प्रयागराज में मिल जाती है। तो यह उत्तर पश्चिम में बहती है। कौन नदी? यमुना बहती है, ठीक है। गोमती बहुत छोटी नदी है, आप सबको पता है। सरयू के बारे में जानते ही हो, यूपी में भी बहती है। भारत में सबसे अधिक वन आवरण किस जिला में है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन आवरण कहाँ पर है? वह है आपका मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? वो आपका है मध्य प्रदेश, बी, MP होगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश प्रतिशत के हिसाब से MP से ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे आता है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, वहाँ पर भी वन है लेकिन बहुत कम है। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट, ये भी बहुत अच्छा है। देखो ये है सुंदरवन, ठीक है। अच्छा याद रखना, सुंदरवन क्या है? एक वेटलैंड है। ये भी यहाँ का सुंदरवन क्या है? एक वेटलैंड है, और ये भारत का रामसर साइट भी है। वेटलैंड को ही लगभग रामसर साइट में घोषित किया जाता है। अच्छा, रामसर साइट समझते हो होता क्या है? एक ऐसा इलाका जहाँ पर कि मतलब कि प्रकृति डेवलप कर रही है, वहाँ पर पशु पक्षी, वहाँ पर एक उनका एक हैबिटेट है, और उससे गवर्नमेंट सोचती है कि उनके हैबिटेट को कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना करे, कोई छेड़खानी ना करे, तो गवर्नमेंट उन्हें रामसर साइट में वेटलैंड में घोषित करती है, ताकि ह्यूमन इंटरवेंट जो है वो कम हो सके, ठीक है। केवलादेव के बारे में बताता हूँ। केवलादेव यहाँ पर है ना ऑप्शन ए में। केवलादेव क्या है? वो राजस्थान का छोटा एक रामसर साइट है। केवलादेव पक्षी के लिए फेमस है। दूसरा क्या? चिल्का झील है। यह देखो उड़ीसा में स्थित है, सबको पता है। भारत का पहला रामसर साइट है चिल्का झील, जो है भारत का पहला रामसर साइट है चिल्का झील। लोकतक झील जो है वो मणिपुर में है, उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी झील है। सब समझ गए? आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। हाँ अच्छा, मिलान करना है, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य में मिलान करना है। चलो, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, सही है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा, काजीरंगा असम में है, हाथी के लिए फेमस है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, बाघ के लिए फेमस है। और नामदफा देखो मेघालय में नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश में है। देखो डाउट में आ सकते थे, नामदफा भी लग रहा था कि अरुणाचल प्रदेश मेघालय में ही होगा, लेकिन नामदफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, जिम कार्बेट बाघ के लिए फेमस है, बांधवगढ़ भी बाघ के लिए फेमस है, दोनों ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में है, सबको पता है, लखीमपुर खीरी में है। यह जो आपका है उत्तर प्रदेश का पहला सेंट्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केंद्रीय है, पहला है। और अगला इसमें समझ सकते हो कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए है? बाघ के लिए है, गैंडा के लिए है, हाथी के लिए, इन सब के लिए फेमस है। अच्छा, पीलीभीत की बात करो तो यहाँ पर टाइगर रिजर्व है। सोनभद्र में कोई भी रिजर्व नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ सोन नदी बहती है, याद रखना, उसी के नाम पे सोनभद्र उसका नाम रखा गया। बहराइच की बात करें तो इसमें करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य है। तो मैं जितना हो सकता है, मुझे जितना पता है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता जाऊँ, और ताकि आप सब लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अपना कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आपको क्या एक्स्ट्रा इसमें चाहिए वो भी मुझे फीडबैक दीजिएगा। मैं जरूर कोशिश करूँगा कि अगले मैराथन में आपके लिए बेस्ट कराऊँ, ठीक है। पर्यावरण संदर्भ में कार्बन क्रेडिट का अर्थ क्या है? देखो, कार्बन क्रेडिट जो है एक ऐसी इकाई है कि मान के चलो कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समतुल्य ग्रीन हाउस गैस की कमी का प्रतिनिधित्व करना। जैसे मान लो तुमने एक पेड़ लगा दिया, अब एक पेड़ लगाने से वो जितना कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा तुमको उतना कार्बन क्रेडिट मिलेगा। मेरी बात समझे कि नहीं? जैसे मान के चलो कि तुम्हारे यहाँ बहुत सारी ज़मीन है, ठीक है, अब तुमने उस पर सौर ऊर्जा लगा दिया तो तुमको फ्री में लाइन मिलना शुरू हो गया ना।
तो एक तरह से तुमने सूर्य का प्रकाश तो पहले ही पड़ रहा था, सूर्य का प्रकाश अब भी पड़ रहा है, लेकिन अब तुमने उसको उपयोग में बदल दिया। उसी तरह तुमने वहाँ पर मान ढेर सारा पेड़ लगा दिया, तो हर पेड़ की कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की जो क्षमता होती है उसी को कार्बन क्रेडिट कहते हैं। सिंपल समझ लेना, ठीक है। तो वन क्षेत्र में वृद्धि का प्रमाण है, बिल्कुल नहीं। दूसरा है कार्बन उत्सर्जन में कम करने के लिए अर्जित अनुमान इकाई सही है। ग्रामीण प्रशासन एवं लेखपाल कार्य सेक्शन जो आपका जी है, तो मैं सेक्शन में बांट के पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को अभी समझ में आए, लेकिन 10-20 मैराथन में ऐसे कर लो, थोड़ा अच्छे से प्रो हो जाओ, फिर मैं एकदम पेपर लेवल का कराऊंगा, एकदम टफ टू टफ, मतलब क्वेश्चन पढ़ोगे तो दिमाग हिल जाएगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस पर कि तुम लोग एकदम बेस्ट से बेस्ट दे दूँ, ठीक है। ऑलरेडी हम इस सब एग्जाम क्रैक किए हैं, मतलब मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि तुम लोग क्या पढ़ना चाहिए, इसलिए डाउट मत करो कि कोई क्वेश्चन सिंपल या हार्ड है, डाउट मत करो, मुझे पता है कि आप लोग क्या कराना है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल का मुख्य कार्य क्या है, चलो समझते हैं। अभी लेखपाल बनोगे तो क्या क्या काम करोगे। तो देखो उनका जो सबसे बड़ा काम है भूमि अभिलेख का रख रखाव करना, राजस्व संग्रह में सहयोग करना, ठीक है। देखो राजस्व विभाग का एक क्षेत्रीय कर्मचारी होता है जो खसरा, खतौनी, नक्शा ये सब का रख रखाव करता है लेखपाल, ठीक है, और उनका राजस्व संग्रह करता है, उनको इकट्ठा करता है। ओके, अगला खसरा क्या होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। खसरा क्या होता है, तो खसरा एक कृषि का समझो, किसानों क्या है, किसानों का एक रजिस्टर है, ठीक है, किसानों का एक रजिस्टर है जिसमें प्रत्येक भूखंड, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक खेत का क्षेत्रफल, खाता धारक का नाम, फसल का विवरण, ये सब दर्ज होता है। तो इसका ऑप्शन कौन से होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बी हो जाएगा ना, बी हो जाएगा, ठीक है। 49 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अंतर्गत तहसीलदार को किस न्यायालय में अपील की जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या कह रहा है, उप जिलाधिकारी न्यायालय, जिलाधिकारी ने, हाँ बी हो जाएगा। 49 से क्या हो जाएगा, 49 का बी हो जाएगा, उप जिलाधिकारी न्यायालय। तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध एसडीएम न्यायालय में अपील की जाती है। अब देखो एक सीढ़ी नुमा आप चलोगे, अब डीएम ऑफिस में आप कर सकते हो अपील, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको डीएम के नीचे होता है एसडीएम, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तहसीलदार से तो पहले आप एसडीएम से मिलो, उसके बाद डीएम के पास जाओ। विरासत, ठीक है, विरासत की प्रक्रिया में लेखपाल की क्या भूमिका होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है अभी आप लोग ना समझो, लेकिन जब आप लेखपाल बनोगे तो आपको समझोगे सबसे बड़ा टॉपिक एक विरासत भी उसमें होता है, ठीक है। तो जो विरासत होता है उसमें मौके पर जांच करके रिपोर्ट तैयार करना और तहसीलदार को प्रस्तुत करना, तहसीलदार उसमें फाइनल करता है, फिर एसडीएम उस पर मुहर करता है। तो मौके पर जांच करके रिपोर्ट तैयार करना और तहसीलदार को प्रस्तुत करना। देखो विरासत या दाखिल खारिज जिसे बोलते हैं हम लोग हैं, अगर विरासत नहीं समझ पा रहा आपको तो दाखिल खारिज में लेखपाल मौके पर जाँच करता है, आपत्ति सुनता है, कोई आपत्ति तो नहीं है, फिर रिपोर्ट तहसीलदार देता है और अंतिम आदेश तहसीलदार देता है। उत्तर प्रदेश में भूलेख पोर्टल का उपयोग, भूलेख जो पोर्टल चल रहा है का उपयोग क्या किस लिए किया था, आप उम्मीद है सब लोगों ने यह देखा भी होगा, इसका वेबसाइट होता है भूलेख.up.nic.in करके होता है। उम्मीद है जो भी लड़के कंप्यूटर चलाते हैं सबको ये पता होगा इस पोर्टल के बारे में। तो इसका काम क्या होता है, यह बिखरे हुए यह भूमि अभिलेखों खतौनी नक्शा को ऑनलाइन देखने का काम करता है। चकबंदी अधिनियम उत्तर प्रदेश के तहत भूमि की चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या था, बिखरे हुए भूखंडों को एकत्रित करना और एकत्र क्षेत्र में लगाना। चकबंदी में क्या था कि तुम्हारा जितना भी खेत अगल बगल है उन सबको इकट्ठा करके एक खेत एक ही जगह प्लाट में कर देना। अब बहुत अच्छा चला हुआ था, अभी तो सरकार साथ फिर चलाए। जीपीडीपी बनाने के लिए यानी ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए लेखपाल की क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो देखो लेखपाल जो होता है वह भूमि संबंधी डेटा एवं किसी सूचना को प्रदान करना, ठीक है, जो गांव का डेटा है उसको प्रदान करने में। अगला, उत्तर प्रदेश से राजस्व ग्राम और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। अब बहुत अच्छा समझना, देखो क्या कह रहा है, राजस्व ग्राम और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। तो देखो राजस्व ग्राम जो होता है अभिलेख का न्यूनतम इकाई है, ठीक है, और जो कि ग्राम पंचायत जो है वह एक से अधिक राजस्व ग्राम का इकट्ठा होता है। ग्राम पंचायत में एक से अधिक गाँव आ सकते हैं, लेकिन ग्राम में सिर्फ एक ही गाँव आता है, ठीक है। चलो अगला समझते हैं। महाकुंभ 2025 में महाकुंभ के दौरान डिजिटल महाकुंभ पहल के तहत क्या किया गया था, ठीक है। तो इसमें किया गया था एआई आधारित भीड़ प्रबंधन, डिजिटल खोया पाया केंद्र में ऑनलाइन पंजीकरण किया गया था। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य क्या है,
विकसित भारत 2047 का लक्ष्य क्या है? तो देखो यह लक्ष्य है आपका 2047 तक भारत सरकार की दृष्टि से कि 100 साल, जैसे हम आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे तो भारत एक उच्च आय वाले विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित हो जाए। ठीक है। 57 यूपीआई पे नाउ का लिंक की सफलतापूर्वक कहाँ पर शुरू किया गया? 2024 की बात कर रहा है। तो 2024 में देखो हम लोगों ने किया गया था सिंगापुर में। ठीक है, 2024 में हम लोगों ने यह लिंक 24 में वहाँ सिंगापुर में किया गया था। यूई के साथ भी यूपीआई का लिंक हो गया है, लेकिन वहाँ पर पे नाउ सिंगापुर प्रणाली है। यहाँ पर जो यह पे नाउ लिखा है यूपीआई पे नाउ, यह सिंगापुर की प्रणाली है। लेकिन तुम अगर यूएई में जाओगे ना तो वहाँ पर तुम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। मलेशिया में अभी पे नाउ का व्यवस्था नहीं है, और श्रीलंका का तो व्यवस्था ही अलग है भाई, ये पूछना ही क्या है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत क्या प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो अपने छत पे तुम चाहो तो पैनल लगा सकते हो और हर महीने 300 यूनिट तक का तुम फ्री लाइन पा सकते हो। उत्तर प्रदेश के जिले में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बैठाया जा रहा है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बहुत अच्छा बात है। और ये बैठा कौन है ये भी ध्यान रखना, HCL और हॉक्स कौन? ठीक है, ये दोनों कंपनी मिल के बैठा रही हैं ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा जानते हो कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर जो है वहाँ ग्रेटर नोएडा, उसी जगह ये अपनी यूनिट बैठा रही हैं। ये ऑप्शन कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अच्छा, नोएडा की बात करें तो यहाँ पर IT पार्क है, ध्यान रखना। लखनऊ में ऐसा कोई बात नहीं है। कानपुर चमड़ा के लिए फेमस है, आप सबको पता है। कानपुर को मैनचेस्टर भी कहा जाता है। FTA मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर 2024 में भारत ने किससे किया था? ठीक है, तो 2024 में भारत ने मुक्त व्यापार समझौता UAE से किया था, संयुक्त अरब अमीरात। अच्छा, संयुक्त अरब अमीरात कई देशों को मिलकर बनता है, यह ध्यान रखना, कभी आपको जियोग्राफी में अच्छे से पढ़ाएंगे। तो UAE से समझौता किया था भारत ने। अच्छा, UAE और इसमें जो समझौता हुआ था उस पर उसका था कि CEPA कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, UAE के बीच, भारत और UAE के बीच में जो ये समझौता हुआ था उसका नाम था CEPA, ये भी याद रखना, सेपा कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और यह फरवरी 2022 में हस्ताक्षर हुआ था, और इसका जो समीक्षा हुआ था वो 2024 में हुआ था। ठीक है, याद रखना। भारत और अमेरिका के बीच FTA साइन नहीं हुआ है। अमेरिका दबाव बना रहा है FTA साइन करने के लिए, लेकिन भारत में भी कोई नहीं हुआ है। हाँ, भारत और EU के बीच में FTA साइन हो चुका है, लेकिन अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन होना टाइम लगेगा। एशियन FTA बाहर 2009 में ही कर चुका है। FTA समझते हो ना, मुक्त व्यापार समझौता, यानी कि आप जो अपना सामान दे रहे हो तो उसमें बहुत सारे सामान जो होते हैं टैक्स फ्री हो जाते हैं, कि आप यहाँ सामान बेचो तो गवर्नमेंट उससे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लेगी। भारत सरकार का जल जीवन मिशन किस लक्ष्य को प्रतिबंधित है? जल जीवन मिशन किस लक्ष्य को प्रतिबंधित है? देखो, पहले शुरू कब किया गया था? 2019 में, ये याद रखना। ठीक है, इसका जो मिशन था वो जल जीवन मिशन 2019 शुरू किया गया था, और 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को हर घर जल कनेक्शन देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, 2024 तक। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा, 2030 तक क्या है? SDG का लक्ष्य है कि जल जीवन मिशन जो 2024 तक था वो 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया कि 2030 तक एकदम कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, अच्छा, यह शहरी मिशन है, नहीं, यह ग्रामीण मिशन है। नदियों सफाई, वो नमामि गंगे से चल रहा है, जो कि कागज से बहुत अच्छी सफाई हो रही है, मतलब जम के सफाई होती है, जम के पैसा पास होता है, और रियल में गंगा जैसी थी, गंगा ऐसी है, सीधी बात है। चलो, 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 2024 में भारत ने कुल कितने जीते थे? तो भारत ने कुल 6 जीते थे। ठीक है, उसमें 6 में से 1 था सिल्वर और 5 था ब्रॉन्ज, यानी कि 1 था रजत और 5 था कांस्य। भारत इस बार कोई गोल्ड नहीं जीता। एक गोल्ड बॉय हम लोग के जो नीरज चोपड़ा जी थे उनसे उम्मीद थी, लेकिन इस बार वह हार गए। इस बार पाकिस्तानी जो खिलाड़ी था वह जीत गया था। ठीक है, बाकी स्पोर्ट्स में तो पता ही हम लोग का हाल क्या है, बताने जो है नहीं आप लोग को। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत आवास प्लस ऐप कैसे काम आता है? ठीक है, तो आवास प्लस ऐप के माध्यम से ऑफलाइन मोड में अभ्यर्थी जो है सर्वेक्षण, पहचान और पंजीकरण किया जाता है। ठीक है, इसका भी होगा ऑप्शन। RBI 2024-25 में रेपो दर अंतिम रूप से कितना प्रतिशत रखा था? 24-25 की मैं बात कर रहा हूँ, 25-26 की अलग हो गया, 23-24 की अलग होता है, ये डाटा है। तो डाटा वाले क्वेश्चन याद करना चाहो तो करो, नहीं एग्जाम के समय एक बार फिर से देख लेना, तुम्हारी मर्जी।
तो आरबीआई ने 2025 में जो मौद्रिक नीति समिति बैठक हुई थी, उसमें जो रेपो रेट था वह 6.25 था उसका पहले, तो उससे घटा के उसने कितना रख दिया था, 6.25 रख दिया था। क्या मैं भी लिख रहा हूँ यार, 6.5 था पहले गवर्नमेंट इसका, इसको घटा के 6.25 कर दिया था। 24-25 की बता रहा हूँ मैं, फिर से बोल रहा हूँ 24-25 की। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में मिशन शक्ति योजना के कितने घटक हैं? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में मिशन शक्ति के देखो 2 उप योजना या 2 घटक हैं। पहला महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण, दूसरा क्या है, सामर्थ्य यानी महिला आर्थिक सशक्तिकरण। ठीक है, पहला महिला सुरक्षा से है, दूसरा महिला आर्थिक सशक्तिकरण से है। मिशन शक्ति जो चला था मैं बता देता हूँ। इसमें कितने घटक हैं? 2 घटक हैं। कितने घटक हैं? 2 घटक हैं। पहला घटक क्या कहता है? पहला घटक कहता है महिला सुरक्षा से, और दूसरा घटक क्या कहता है? महिला आर्थिक सशक्तिकरण से। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किन के लिए है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किन के लिए है? देखो, कोविड के समय जिनके माता पिता मर गए हैं, जिनके माता पिता अब नहीं रहे इस दुनिया में हैं, उन अनाथ बच्चों को वित्तीय, शैक्षिक, आवासीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना चालू किया गया था, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। जिसके माता पिता दोनों चले गए हैं, उनके मतलब समझ सकते हो कि जिनके साथ इतना बुरा ट्रेजेडी हुआ है उनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। ऐसे कई लोग के साथ हुआ था, तो उनको पढ़ने के लिए, उनको रहने के लिए और उनकी जो वित्तीय जो उनका खर्चा है, इन सब के लिए योजना चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तर प्रदेश उल्लिखित में से योजना में से आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू नहीं है। आत्मनिर्भर भारत समझते हो? भारत सरकार ने एक योजना शुरू किया गया था जिसमें आत्मनिर्भर भारत करना। पहला PLI स्कीम, यह 2020 में चालू हुआ था। मैं सबको देखो लिखते जा रहा हूँ, सब लिख लेना। PLI स्कीम जो था वो 2020 में चालू किया था। यह आत्मनिर्भर भारत की योजना था। ये एक इनिशिएटिव है। कैसे है? जैसे मान के चलो कोई मोबाइल कंपनी थी, अगर वो इंडिया में 100% मैन्युफैक्चर करती तो सरकार उसे अलग से इनिशिएटिव देती है। दूसरा था PM विश्वकर्मा योजना, यह भी 2023 में चालू किया गया था। 2023 चालू किया गया था, मैं यह क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 2023 में PM विश्वकर्मा चालू किया गया था, यह भी है। अगला PM कुसुम योजना, यह भी चला था, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत चलाया था। PM कुसुम योजना सबको पता है, यह 2019 चालू हुआ था, याद रखना। लेकिन जो नरेगा है या मनरेगा है, ये 2005 और 7 के बीच में आया था। इसमें कोई भी आत्मनिर्भर भारत से मतलब नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरता है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरता है? तो बहुत अच्छी से क्वेश्चन है। पहला पश्चिमी यूपी नहीं, दूसरा है आपका पूर्वांचल नहीं, बुंदेलखंड। हाँ, ये चित्रकूट इटावा। ठीक है, ये चित्रकूट इटावा जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है वो चित्रकूट से इटावा तक जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र के मतलब कि विकास के लिए उधर कोई बढ़िया एक्सप्रेसवे नहीं था, तो इसका निर्माण कराया गया था। पश्चिमी यूपी से कोई मतलब नहीं है। जो पूर्वांचल है उसमें आगरा, पूर्वांचल के लिए अलग से एक्सप्रेसवे हैं। ठीक है, और जो अवध क्षेत्र है उसमें एक लखनऊ से अयोध्या एक्सप्रेसवे बनाई गई है। एक दिन एक एक्सप्रेसवे में PDF बनाएंगे, क्योंकि कई सारे PDF एक्सप्रेसवे इंडिया यूपी में बने हैं, नए नए बने हैं, बन भी रहे हैं, कुछ पहले बने हैं, उस पर भी क्वेश्चन एक आखो आ जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, NRLM जो था दीनदयाल अंत्योदय योजना, सबको पता होगा। यह एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चला गया था कि जो व्यक्ति के पास राशन देना फ्री में, आप सबने सुना होगा। तो NRLM जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो यह कब चालू किया गया था? इसमें इसमें कब चालू किया नहीं पूछा गया। इसमें पूछा गया है कि यह किस नाम से अभी जाना था है, तो NRLM जो था वो अभी जाना था दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो यह किया गया है मनरेगा, महात्मा गांधी मनरेगा फुल फॉर्म बताता हूँ। महात्मा मनरेगा पर लिखता हूँ NG। ठीक है, ध्यान से देख लो।
तो इसका फुल फॉर्म क्या था? यह था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, इंग्लिश में बताता हूँ। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम को अथॉरिटी बोलो या कुछ भी जो भी रहा हो बोल सकते हो। तो ये कब आया था? 2005 में आया था। इसका काम था सामाजिक ऑडिट करने का प्रावधान इसमें किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा के मौलिक अधिकार बनाया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? ये बहुत अच्छा किया गया था कि शिक्षा सबका अधिकार है। तो यह हुआ था 86। ठीक है, 86 संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था ये भी बता दूं मैं आपको, 2002 में। ठीक है, 2002 में 6 से 14 वर्ष तक, ये भी याद रखना, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21A। हाँ अच्छा, आर्टिकल पूछे तो कब? 21A। किस 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया था। सब समझ गए? 21A में 2002 में यह संविधान संशोधन आया था। 86 संविधान संशोधन है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। तो इसका अगर ऑप्शन होगा 71 का तो बी होगा। 72 उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, आप सबको पता है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि लखीमपुर खीरी है, सब जानते होंगे। अच्छा, दूसरा नंबर पे सोनभद्र है, यह भी याद रखना। ठीक है, हरदोई का कोई मतलब नहीं, हरदोई छोटा सा है। इलाहाबाद सर्वाधिक क्षेत्रफल में नहीं है लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या में है। फसल बीमा योजना के प्रीमियम दरों के संबंध में क्या है? अच्छा, फसल बीमा योजना के बारे में जान लो। PMFBY बोलते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, PMFBY क्या इसका फुल फॉर्म है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, इसमें क्या था कि जो खरीफ की फसलें थी, खरीफ का मतलब समझते हो, जो बरसात समय लगती फसलें हैं, उसमें 2%, खरीफ में 2%, रबी में 1.5%, और आपका जो अगला बनता है जो बागवानी या हॉर्टिकल्चर था, उसमें कितना था? 5%। ठीक है, सबका ध्यान रखना। जो खरीफ है, जो खरीफ की फसलें थी उनका 2% था, जो रबी की फसलें थी उनका 1.5% था, और जो फसलें आपकी हॉर्टिकल्चर में थी उनका 5% था। ये ध्यान रखना। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा इसमें सही है? बी वाला। ठीक है, चलो 74 देखते हैं। मिलेट मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार किसको बढ़ावा दे रही है? मिलेट। ठीक है, तो सबको पता है ज्वार रागी बाजरा को बढ़ाने के लिए यही मिलेट में आता ही है। चलो अगला देखते हैं, स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 75 नंबर, स्वामित्व योजना क्या है? पहले इसका मैं थोड़ा सा फुल फॉर्म बताता हूँ। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है? थोड़ा बोल रहा हूँ, लिखने के लिए स्कीम छोटी पड़ जाएगी तो आप लोग लिख लेना अपना। स्वामित्व का मतलब था, देखो यस से शुरू करते हैं, सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, अगर समझाओ हिंदी में तो योजना में ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्र की भूमि का मानचित्र और संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाता था। ठीक है, यह था स्वामित्व योजना। ओके, तो क्या मुख्य उद्देश्य था इसका? उसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण आवासों भूमि का ड्रोन सर्वेक्षण कर संपत्ति कार्ड का विवरण करना। पंचायत समिति क्षेत्र पंचायत समिति स्तर पर होती है। पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत समिति किस स्तर पर होती है? ठीक है, तो यह देखो त्रिस्तरीय था, जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था थी उसमें यूपी में क्षेत्र पंचायत यानी कि ब्लॉक और प्रखंड स्तर पर जो था उसमें था। तो इसका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, भारत में आधार कार्ड कौन जारी करता है? UIDAI, आप सब लोगों को पता होगा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसको बोलते हैं। UIDAI क्या बोलते हैं? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यही हम लोग को आधार कार्ड देता है। यूपी में तहसील दिवस के आयोजन का उद्देश्य क्या है? आप सबको पता है तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि SDM में तहसीलदार जो होते हैं नागरिकों की शिकायत सुनते हैं और मौके पर ही समस्या का निस्तारण करते हैं। ठीक है,
आइए 79 देखते हैं। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? सबको पता है, गोदावरी को कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं, इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण गंगा कहलाती है। ये दक्षिण भारत सबसे लंबी नदी भी है। जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत सबसे लंबी नदी भी है, जो महाराष्ट्र शुरू होती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा से होकर बंगाल खाड़ी जाके गिर जाती है। ठीक है। मतलब ये कैसे, अगर बहने का दिशा कैसे होगा इसका बहने का दिशा कैसे होगा, यानी इसका बहने दिशा क्या है? इधर पश्चिम से लेके पूरब तक। ठीक है, पश्चिम से लेके पूरब तक जाती है गोदावरी। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे ऊंचा, नहीं ये नहीं, 80 वाला ना, ये वाला, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के घटक नहीं है। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP घटक नहीं है। तो देखो पहला क्या है? राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, ये तो घटक है। ठीक है, ये तो घटक है आपका। दूसरा क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, ये भी घटक है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ये भी घटक है। PM किसान घटक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80 का आंसर क्या हो जाएगा? 80 का आंसर हो जाएगा C। PM किसान एक अलग योजना है। ठीक है, NSAP के घटकों में जो वृद्धावस्था है, विधवावस्था है, दिव्यांग अवस्था है, या परिवार लाभ जिसे हम NFBS बोलते हैं। देखो सबका फुल फॉर्म बताऊंगा तो बहुत काफ़ी डिटेल जाए, फिर भी सुन लो। अच्छा देखो, जो विधवावस्था होता है ना उसको बोलते हैं IGNOAPS बोलते हैं। स्कीम का जो नाम था वृद्धावस्था का, जो विधवा थी, जिनके पति मर चुके थे, उनको बोलते थे IGNWPS, ये स्कीम चलता था। जो दिव्यांग थे IGN सब में लिखा था, इंडियन गवर्नमेंट नेशनल IGN, फिर DPS। ठीक है, IGNDPS जो था दिव्यांग था, IGNOAPS वृद्धावस्था था, IGNWPS जो था वो विधवा के लिए था, और NFBS ये परिवार लाभ के लिए था। तो ये सारे जो स्कीम्स थी वह NSAP के, जो NSAP चल रहा था उसके अंतर्गत ही आते थे। लेकिन जो PM किसान है वो नया स्कीम है, ये इसके अंदर नहीं आता। यूपी में लेखपाल किस अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण कार्यक्रम होता है? ठीक है, यूपी में लेखपाल जो होता है वो किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करता है? प्रत्यक्ष नियंत्रण मतलब होता है कि डायरेक्ट किसके नीचे काम करता है? तो वह काम करता है आपका SDM और तहसीलदार के नीचे। SDM तो नहीं कहोगे, तहसीलदार के नीचे काम करता है। ठीक है, तहसीलदार के नीचे। और DM की बात करें तो DM, जो पहला ऑप्शन DM लिखा है, DM के नीचे तहसीलदार काम करता है। ठीक है, जो BDO, ये वाला BDO है, या जो सचिव लोग होते हैं इनके नीचे काम करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे यह ऊंचाई की बात कर रहा हूँ। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो देखो है वो टिहरी है। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। अच्छा, किस नदी पर है? बहुत लोग कहते हैं गंगा पर है, गंगा पर टिहरी बांध गई है। भाई ये भागीरथी नदी पर है। भागीरथी और गंगा अलग अलग है। भागीरथी अलकनंदा सब मिल जाती है तो गंगा बनता है, एक बात ध्यान रखना। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, जब देवप्रयाग में सब मिल जाते हैं, फिर देवप्रयाग से जब निकलते हैं बाहर तो उसे गंगा बोलते हैं। थोड़ा पढ़ लो इसके बारे में, ऐसे ही मत बोल दिया करो सब लोग। ठीक है, तो टिहरी बांध जो है भारत की सबसे ऊंची बांध है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अच्छा ठीक है, टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। ये तो हो गया ना। इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी पूछता है, तो ये भी याद रखना, 260 मीटर। टिहरी बांध की जो ऊंचाई है 260 मीटर है। अच्छा, बहुत लोग को समझता है भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल बांध भी आंसर होगा, लेकिन नहीं। भाखड़ा नंगल बांध की जो ऊंचाई है वो 226 मीटर ही है। भाखड़ा नंगल जो बांध है वो 226 मीटर ऊंचा है, लेकिन जो टिहरी है वह 260 मीटर है। कितना है? 260 मीटर है। अच्छा, यूपी की सबसे बड़ी अगर बांध पूछे तो वह कौन सा है? वो रिहंद बांध है, वो सोनभद्र में बना हुआ है, पिपरी नदी पे। ठीक है, पिपरी नामक स्थान पे, वो सोनभद्र में है। और क्या हीराकुंड के बारे में बता दूं? हीराकुंड एशिया का सबसे लंबा बांध है। नागा अर्जुन सागर बांध की बता दूं, यह आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, हो गया इतना जानकारी काफी। आगे देखते हैं, ई नाम पोर्टल किससे संबंधित है? ई नाम, तो जो देखो ई नाम मतलब क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। मार्केट समझते हो? जो ई नाम था वो जो एग्रीकल्चर की मंडी है उसको ऑनलाइन कर दिया था। तो ई नाम किससे संबंधित है? ऑनलाइन मंडी से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? B। 84वां, संविधान की मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत किस मामले में स्थापित किया गया था? 84। तो देखो अब इसको थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूँ।
देखो 1973 की बात है, एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में केरल राज्य मामला का एक केस आया था जो सर्वोच्च न्यायालय में गया था। यह क्या था, यह मूल संरचना सिद्धांत जो था, मूल संरचना जो सिद्धांत जो इसकी है संविधान की है, इस पर विवाद किया गया था। और संसद में संविधान में संशोधन तो नहीं कर सकती, लेकिन उसके मूल संरचना को भी नहीं बदल सकती। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब इसमें क्या बात किया गया था, जो केशवानंद भारती जब केस का रिजल्ट आया उसमें यह कहा गया था कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, जैसे कि कोई आर्टिकल संशोधन हो गया, कोई रूल संशोधन हो गया, लेकिन जो मूल संरचना है, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसको बदल नहीं सकती है। मेरी बात समझ गया? अच्छा, गोलकनाथ मामले का तुम्हें बता दूं, गोलकनाथ मामले में संसद के मौलिक अधिकार को नहीं बदल सकती है, यह कहा गया था। ठीक है, और अगला क्या है, हाँ जो नवा मिल्स था उसमें मूल ढांचे की पुष्टि की गई थी, उसमें जो केस चला था। और जो बेरूबारी क्षेत्र हस्ताक्षर संबंधित है, ठीक है, बेरूबारी क्षेत्र जो मामला था उसमें बेरूबारी क्षेत्र के हस्तांतरण संबंधित मामला था, वो बहुत बड़ा केस नहीं था। केशवानंद भारती केस 1973 बनाम केरल राज्य, यह केस याद रखना 1973 में। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 85 का आंसर देखते हैं। 85 का आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है? तो देखो एक एक को मैं बताता चाहता हूँ। देखो पहला बेतवा नदी जो है बहती है, मध्य उत्तर प्रदेश में बहती है। घाघरा यूपी में बहती है, सबको पता है, पूर्वी यूपी में बहती है घाघरा। चंबल पश्चिमी यूपी में बहती है, इटावा के आसपास बहती है, सबको पता है। साबरमती जो है सबको पता है, ये गुजरात और राजस्थान में बहती है। तो यह सरल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। केसीसी के तहत किसी ऋण पर ब्याज में सब्सिडी कितनी मिलती है? ठीक है, तो पहले इसको मैं एक थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। देखो केसीसी मान के चलो तुमको केसीसी का 3 लाख रुपए तक ऋण मिलता है, तो उसका ब्याज जो होता है वो 7% होता है, जिस पर सरकार जो होती है वो 2% का सब्सिडी देती है। अगर समय पर भुगतान करोगे तो 3% का अलग से सब्सिडी मिलती है। तो तुम्हारा ब्याज जो प्रभावी ब्याज होता है जो तुम पे लगाया जाता है वो कितना रह जाता है? 4%। नहीं समझे? फिर समझाता हूँ। देखो केसीसी का जो ब्याज दर है वो 7% का है, समझ गए? लेकिन अगर तुम मान के चलो कि पहले सरकार उसमें 2% सब्सिडी देती है, तो तुमको कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा? 5%। लेकिन अगर तुम समय पे ही भुगतान कर देते हो तो सरकार तुम्हें 3% का अलग से सब्सिडी दे देगी। तो तुम्हारा प्रभावी ब्याज जो है, जो तुमको ब्याज चुकाना होता है वो 4% चुकाना पड़ता है। ठीक है, भारत के केंद्रीय ग्राउंड वाटर CGW किस मंत्रालय के अंदर आता है? यह तो सबको पता है, यह आपका आता है CGWB। ठीक है, यह आता है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? स्वयं डियर है, बारहसिंगा है, बताने जो तो है नहीं, सबको पता होगा। अच्छा, बाघ राष्ट्रीय पशु, ये भी पता है। गाय यूपी का राज्य पशु नहीं है, कुछ लोग गाय मत मार देना भाई, गाय 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 बहुत हुआ है। हाथी जो है वो कर्नाटक और केरला का राज्य पशु है, ये याद रखना। यह कर्नाटक और केरला का है। यूपी की बात करें तो वह स्वयं डियर है। स्वयं डियर को दलदली हिरन बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। दाखिल खारिज किससे संबंधित है? दाखिल खारिज जाकि वरासत जिसे बोलते हैं, किससे संबंधित है? जिसके तहत भूमि का स्वामित्व परिवर्तन यानी विरासत, खरीद बिक्री आदि कारण हो और राजस्व अभिलेखों से दर्ज किया जाता है। ठीक है, बी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? मैं आई थिंक सबको अब तक तो याद हो गया होगा 2011 की जनगणना कितनी थी। तो उस समय हम लोग थे 74.04% शिक्षित थे। अगर पुरुषों की बात करूँ, उससे अगर पुरुषों की बात डायरेक्ट पुरुष शिक्षित कितने थे? तो 82 दशमलव, लिख देता हूँ, जो उससे पुरुष थे वो 82.14% थे। ये देखो मेल थे। फीमेल कितना थी? 65.46। ये मेल थे, ये फीमेल थे। मेल कितना थे? 82.14%। फीमेल कितना थी? 65.46%। ठीक है, नमामि गंगे कब शुरू किया गया? जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो नमामि गंगे शुरू किया गया था आपका 2014 में, और 2015 में इसमें काम करना शुरू किया गया था, जो अभी तक चल रहा है, और रिजल्ट 0/0 है और कुछ नहीं। यूपी में क्षेत्र पंचायत का मुखिया क्या बोलते हैं? जो क्षेत्र पंचायत के मुखिया होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, सबको पता होगा। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित हुआ?
यह क्वेश्चन थोड़ा याद रखना, यूपी स्पेशल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला जो हरित हाइड्रोजन संयंत्र है वह कहाँ पर संयंत्र किया गया था, वो है गुजरात में। ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना। अभी यूपी में कभी कोई भी नहीं बना है अभी तक, मुझे जहाँ तक याद है, लेटेस्ट में कोई होगा तो होगा, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है। आयुष्मान तहत 5 लाख रुपए दिया जाता है, सबको पता है। इसका जो स्कीम का नाम है वो ABPMJY है, यह भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलो 95 देखते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2013। कब हो जाएगा? 2013 में संसद द्वारा पारित हुआ था, जिसके तहत केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अच्छा, 2011 लिखा है तो एक चीज़ याद आया मुझे, अन्ना हजारे इसी समय 2011 में ही आंदोलन कर रहे थे कि नहीं लोकपाल आना चाहिए। लोकपाल आ तो गया, क्या उभर गया? कुछ नहीं हुआ, वही हाल है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? सबको याद होना चाहिए, कौन है? अशोक है। अच्छा, अशोक का साइंटिफिक नेम क्या है? सैरकारा अशोका होता है, सैरका अशोका। ये इसका बॉटनिकल नेम होता है, चाहो तो याद कर सकते हो। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? अगर इंडिया की बात करोगे तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, और विश्व की बात करोगे तो यहाँ पर नॉर्मल बोरला हो जाएंगे, यानी कि दोनों सही है। ठीक है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश कितनी सीट है? 31 है। कितनी है? 31 है। मनरेगा में न्यूनतम कितने दिनों की कार्य करने की गारंटी दी जाती है? अब भाई 100 दिन की गारंटी जाती है, शायद इसको बढ़ा के 120 दिन करने का प्लान है। ठीक है, भारत रत्न 2024 में सम्मानित व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, भारत रत्न की बात कर रहा है तो देखो MS स्वामीनाथन को 2024 में दिया गया था, मैं डेट बताता हूँ तुमको। कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहा है तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं मिला हुआ अभी तक है। चौधरी चरण सिंह को 2024 में मिला हुआ था। नरसिम्हा राव को 2024 मिला हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2024 में किसको नहीं मिला था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, ध्यान रखना। MS स्वामीनाथन को मिला हुआ था, मरणोपरांत मिला हुआ था 2024 में। 2024 में ही भारत ने सम्मानित, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट थोड़ा गलत कर दिया हमने। गलती पता क्या हो गई इसमें, एक मिनट रुक जाओ। पता है इसमें गलती क्या हो गई है? इसमें मतलब कि ऑल ऑफ दीज देना चाहिए था। ई में होगा ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये होगा ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर जो होगा वो सब होगा, क्योंकि देखो 2024 में MS स्वामीनाथन को दिया गया था क्योंकि वो हरित क्रांति के जनक थे इसलिए। कर्पूरी ठाकुर जो है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री, इन सबको दिया गया था। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी दिया गया था, तो सबको दिया गया था। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। मतलब कि अगर यहाँ पर कौन थे, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब पूरा मिस टाइपिंग हो गई पूरा। ध्यान रखना कि 2024 में सबको भारत रत्न दिया गया था, अपने याद रखना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले मैराथन में। कम से कम अगर अभी तक आप सब बने होगे तो मेहनत देख लिए होगे। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हमें प्रोत्साहन मिले आपके लिए। अब चैनल डेली आप लोग के लिए मैराथन चलता रहेगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।